हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना कि आकाश ने निहाल के पास स्पार्क्स की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी और उस रिकॉर्डिंग को डिकोड करके निहाल ने आकाश को भेज दिया था। तो आखिर क्या था उस रिकॉर्डिंग में, आइए सुनते हैं। फ़ोन पर मौजूद ऑडियो फाइल जितनी धीमे डाउनलोड हो रही थी, उतनी ही तेज़ आकाश और मनीषा की धड़कनें चल रही थी। 7 मिनट के लंबे इंतज़ार के बाद फाइल डाउनलोड हो गई थी। आकाश ने प्ले बटन पुश किया। ऑडियो की शुरुआत बिजली जैसी गरजती आवाज़ के साथ हुई, साथ साथ एक लगातार बनी हुई हमिंग की आवाज़ जो किसी का भी सरदर्द कराने के लिए काफ़ी थी। 9 सेकंड की फाइल को डिकोड वर्जन 2 मिनट से कुछ ऊपर का था। गरज के कुछ सेकंड के बाद एक कठोर और डरावनी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई बड़ा जोर लगाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मौत, मौत, मौत के बाद की जिंदगी, जिंदगी के पहले की मौत, प्यार का अंजाम। वो जागा, मेरे साथ ही सोया। बहुत मुद्दतों बाद आशा, आशा, आशा के हाथ, दफन लफ्ज़, मेरे मौत के पहले की जिंदगी, वट के घेरे में लोहे का बक्सा, मेरा अपना, जिंदगी और मौत के बीच। इतना कहने के साथ साथ एक तेज सी सीटी उस ऑडियो में बज उठी और तब तक जारी रही जब तक ऑडियो खत्म नहीं हो गई। आकाश ने कई बार उस मैसेज को रिपीट पर बजाया, पर वह क्या कहना चाहता था उसकी समझ से बाहर था। बहुत देर ना समझ पाने के बाद उसने फादर डेविस को फ़ोन लगा दिया। फादर, मैसेज डिकोड हो गया है, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? और हाँ, श्यामा आंटी को भी ले आइएगा। डेविस ने हामी भरकर कॉल कट किया। मनीषा भीतर से बहुत घबराई हुई थी। आकाश, इसके बाद तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना? मनीषा के टोन में सवाल कम और शंका ज़्यादा से लग रही थी। आकाश खुद भी जानता था कि इस सवाल का जवाब इस वक्त सिर्फ एल्विस के पास था। उसने मन ही मन मनीषा का सवाल दोहराया। उसको बड़ा तेज एहसास हुआ कि एक लंबे से मुंह, लाल बड़ी सी आंखें, पतले और थोड़े दबे हुए रंग का कोई शख्स सामने खड़ा हुआ है। यह एक एहसास सिर्फ 1 सेकंड भर का ही था, पर उसने ध्यान बटाते हुए मनीषा को हाँ में सिर हिलाया। क्या यह एल्विस का प्रेत था या मेरे मन का वहम? आकाश ने मन ही मन खुद से सवाल किया, पर इस बार कोई भी जवाब दे सकने की हिम्मत नहीं थी। उनके होने का एहसास इतना सस्ता कि चाह कर भी उसे झुठलाने की हालत में नहीं था। आकाश और मनीषा दोनों ही घंटे भर अपने ही सोच में खोए बैठे रहे। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। मनीषा उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आकाश भी उठकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुलते ही दोनों की जान में जान आई। एलन और श्यामा। मनीषा ने स्वागत किया दोनों का। फिर से घर बसाना बहुत कठिन होता है ना? एलन प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हाँ फादर, काफ़ी कुछ जलकर खाक हो गया था उस बंगले में। जो बचा वो यहाँ ले आए। ड्राइंग हॉल में मौजूद थे प्रोफेसर, तो वहाँ कुछ नहीं बचा। आकाश ने सफाई सी दी। एलन, कुछ बदबू सी तुमको लग रही है या मुझे ही लग रही है? श्यामा को सूंघते हुए बोली। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो बाहर गार्डन में लगे फूलों की महक आ रही है। ओह, इसका मतलब एल्विश अभी भी असंतुष्ट है, फादर ने कहा। हाँ, शायद न्याय के साथ ही डैड की आत्मा को शांति मिले, श्यामा ने कहा। आकाश ने एलन के मुंह से छोटा सा आमीन सुना और फिर मनीषा से बोल उठा। मनीषा, तुम फादर और आंटी के लिए चाय बनाओ, मैं तब तक फादर को ऑडियो सुनाता हूँ। कहते हुए आकाश ने ऑडियो फाइल पर प्ले का बटन दबाया। फादर बड़े ध्यान से ऑडियो को सुनते रहे। जैसे ही वह पूरा हुआ, आकाश ने एक हल्की सी हिचकी सुनी। श्यामा आंटी अपनी आंखों के जज्बात दबाने के नाकाम प्रयास में थी। सब चुपचाप उन्हीं की तरफ देख रहे थे। जीते जी उनकी आवाज़ न सुन सकी। आज सुना तो जज्बात रोकने की हिम्मत मेरी टूट गई। मुझे पता है डैड ने क्या कहा है, श्यामा ने कहा। क्या कहा है? एलन ने श्यामा की ओर देखते हुए पूछा। डैड के सामान का एक बक्सा था जो बरगद के नज़दीक कहीं दफन है। मैंने सुना था माँ के मुंह से। माँ ज़्यादा बात नहीं करती थी उन घटनाओं के बारे में, पर एक दफ़ा मेरी बहुत जिद करने पर उन्होंने बताया था कि डैड ने मरने से पहले उनके सारे सामान को इस घर से अलग कहीं दबा देने को कहा था। उनका सुसाइड करते ही माँ ने पहला काम यही किया था। इस बक्से के बारे में शायद कोई और नहीं जानता, श्यामा ने बताया। मुझे आपकी यह बात सुनकर एक हिम्मत मिली है श्यामा आंटी, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कहीं ये ताकत एल्विश ही है या और कोई। अब जब उनके अलावा कोई नहीं जानता तो उस बक्से के बारे में, इसका मतलब या एल्विस ही है, आकाश ने कहा। तब तक मनीषा भी चाय नाश्ता लेकर आ चुकी थी। कुछ देर बातचीत के दौर के बाद एलन और आकाश फावड़ा उठाकर बरगद के पास मुआयना करने चले गए। श्यामा आंटी वहीं मनीषा के साथ रुकी हुई थी। बहुत सी यहाँ वहाँ की बातों के साथ आंटी के साथ सहज हो चुकी थी अब मनीषा। आंटी, आकाश मुझे कभी नहीं पता था, पर क्या हुआ था आपके डैड के साथ? मनीषा ने सवाल किया। उसका पूछना ही था कि किचन में दूध जलने की जोरदार महक आनी शुरू हो गई। मनीषा भागी तो गैस बंद थी, पर दूध काला पड़ा हुआ था। श्यामा भी पीछे पीछे किचन में आ गई थी। दूध का काला रंग इस तरह का था जैसे घंटों तेज आंच पर पकाया गया हो।
यह शुभ संकेत नहीं है, श्यामा आंटी ने मनीषा से कहा। आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मनीषा ने कहा। इससे पहले कि श्यामा आंटी कुछ कह पाती, बाहर हॉल से कुछ वजनदार खनक जमीन पर गिरने की आवाज़ आई। मनीषा और श्यामा दौड़कर बाहर गई। पसीने में लथपथ आकाश और एलन खड़े हाँफ रहे थे और ज़मीन पर एक छोटे साइज का लोहे का पुराना जंग लगा बक्सा पड़ा हुआ था। उस बक्से को देखकर मनीषा आकाश के ऊपर चिल्लाई, आकाश इसे तुम अंदर क्यों ले आई? आकाश ने अपनी गलती का एहसास करते हुए बोला, अरे सॉरी मनीषा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी फादर डेविस ने बोला, आकाश अंदर से छेनी या कुछ और ले आओ तो इस बक्से को खोल कर देखें इसके अंदर क्या है। आकाश झट से पीछे के कमरे में गया और टूल बॉक्स का एक डिब्बा लेकर आया और टूल बॉक्स की मदद से उस बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक ब्लैक कलर की डॉल और कुछ पुराने कागज और एक बहुत पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब को देखते ही आकाश ने श्यामा से कहा, श्यामा आंटी क्या मैं कुछ दिनों के लिए यह किताब अपने पास रख सकता हूँ? मैं इसे पूरा पढ़ना चाहता हूँ। श्यामा ने हाँ में सिर हिला दिया। इसी तरह सबके बीच बातें चलती रहीं दोपहर के 3 बजे तक और फिर एलन और श्यामा अपने अपने घर के लिए निकल गए। मनीषा भी थक कर लेट चुकी थी। आकाश ने एल्विस की डायरी उठाई और खोलने से पहले खुद से कहा, कितना अजीब है, आज से कई दशक पहले का लिखा आज मैं पढ़ूंगा। आकाश के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने दूसरा पेज खोलकर सबसे ऊपर लिखी पहली लाइन ही पढ़ी थी कि उसकी बाहों में एक चुभन सी हुई। उसने हाथ आंखों के आगे किया तो जैसे किसी ने नाखून से खोदकर रोमन शैली में उसके हाथों पर आई एम लिख दिया था। हाथ में अचानक ही हुए उस जख्म से ज़्यादा भी डरावनी घटनाएं झेल चुका था आकाश। उस बात को लगभग नज़रअंदाज करते हुए आकाश ने डायरी में लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया। एल्विस ने इतनी सफाई से हर बात लिखी थी कि सब कुछ जैसे उसके सामने ही हो रहा था। यह पढ़ाई सिर्फ शिक्षा या जीवन यापन का साधन भर नहीं है मेरे लिए, पर सेवा का एक मौका है। सेवा सिर्फ अपनों की ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर शख्स की। और इसके लिए जो दरवाज़ा खुला है मेरे लिए बहुत रोमांचित कर रहा है मुझे। हालांकि किसी की मृत्यु को सेलिब्रेट करना मानवीय गुण नहीं है, पर मेरे जैसे धार्मिक व्यक्ति के लिए मृत्यु एक अटल सत्य है। मेरे गुरु फिलिप ने आज मुझे एक अशुभ सूचना दी है, फादर विलियम ने देह त्याग कर दिया है। इस तरह भारत में उनकी जगह किसी को जल्द से जल्द संभालनी है। चूँकि मैंने अक्सर देश विदेश देखने की इच्छा गुरु के आगे कई बार जताई, तो उन्होंने सबसे पहला मुझे ही दिया है फैसला करने का। भारत में स्थित मनाली मेरा नया बसेरा होने वाला है। बहुत कुछ सुना है मैंने हिंदुस्तान के बारे में। गांधी से मिलना मेरे दिल की गहरी इच्छाओं में शामिल रहा है। शायद अब मुझे मौका मिलेगा। साथ ही यह भी सुना है कि हिंदुस्तान में ऐसे जादूगर मिलते हैं जो सामने खड़े आदमी को पल भर में गायब कर देते हैं। सांप हर जगह होते हैं उस देश में। जितने रंगीन लोगों के यहाँ कपड़े होते हैं, उतना ही रंगीन और चटपटा खाना खाते हैं भारत देश के लोग। हजारों साल पुरानी सभ्यता को संरक्षित रखने वाले देश में जाने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ मैं आज फादर फिलिप को भारत जाने में मेरी सहमति दर्ज करा दी है। अगले शुक्रवार को एक महान देश से दूसरे महान देश का मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा। वहाँ काम कर चुके दोस्तों से पता किया है मैंने कि गर्म देश है भारत। यहाँ का वसंत वहाँ की सर्दियों सरीखा है, और मनाली का मौसम लगभग मेरे देश जैसा ही है। संत होने के नाते मुझे ज़्यादा साथ सामान की ज़रूरत नहीं, बस एक कपड़े का बड़ा थैला और गुरु दीक्षा से मिला सामान ही मेरा साथी होगा। यहाँ से समुद्र के रास्ते भारत के कोचीन तट पर पहुँचने में लगभग 5 महीने लगेंगे। मेरे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। मैं कभी इतने लंबे वक्त पानी के बीच नहीं रहा। सी सिकनेस के बारे में बहुत सुना मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। बहुत से दिलचस्प लोग हैं इस जहाज़ पर। कुछ सैनिक भी हैं जिनमें से कई पहले भी भारत में काम कर चुके हैं। उनके अनुसार यह देश उतना मित्र तो नहीं रहा है। ब्रिटिश लोगों से नफरत करते हैं भारतीय लोग, पर इसमें सारा दोष हमारा ही है। मुझे एक उद्यमी मिले, एंडी फ्रेंड, फादर विलियम से मिल चुके हैं वह। उन्होंने बताया कि फादर विलियम हर समाज द्वारा स्वीकृत थे। लोग बहुत प्रेम करते थे फादर विलियम से। उनकी अंतिम यात्रा में भारत में लगभग 500 लोग सम्मिलित हुए। आज शाम होने से पहले हम कोचीन के तट पर उतर जाएंगे। मौसम बहुत गर्म है। मेरी त्वचा पर जगह जगह लाल चकत्से से उभर आए हैं। हालांकि इसमें समुद्र का भी योगदान है, पर भारत की गर्मी झेल पाना सबके बस का नहीं। 1 घंटे पहले हम बंदरगाह पर उतर गए। मेरी सोच से ज़्यादा समृद्ध देश है ये। बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मैंने सुना या सोचा था। कोचीन से मनाली का मेरा सफ़र ट्रेन से रहा। समिति ने शांतिराम नाम के एक व्यक्ति को मनाली से कोचीन तक सिर्फ मुझे लेने के लिए भेजा। शुक्रगुजार हूँ मैं समिति का। सुना है 14 दिन लगेंगे यहाँ से मनाली पहुँचने में, मुझे और शांतिराम को। मस्त मगर इंसान है शांतिराम। मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी भाषा भी सिखा दी है शांतिराम ने। आज मैं और शांतिराम मनाली रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। इस वक्त बग्गी नाम की एक भारतीय सवारी पर हम दोनों सवार हैं। घोड़े पर इस तरह कच्चे पक्के डगमग रास्तों पर सवारी करना बहुत रोमांचक अनुभव है।
यॉर्कशायर से मनाली का सफ़र मेरा बहुत थका देने वाला, या तो भला हो शांतिराम का, जो मेरे रहने और खाने का सारा इंतज़ाम कर दिया इसने। हिंदुस्ताना खाना स्वादिष्ट तो था, पर ज़ुबान को जला देने जितना तीखा भी था। लेकिन जितना तीखा इनका खाना है, उससे कहीं मीठे लोग यहाँ के हैं। या हमने तो कब्जा किया हुआ इनके ज़मीन पर, फिर भी हमको ना सिर्फ सहन करते हैं बल्कि इज्जत भी देते हैं। इतना लंबा सफ़र और स्वादिष्ट खाने के बाद अब बस सोने की इच्छा है मेरी। आज मेरा चर्च में पहला दिन था। मुझे पता लगा कि सरकार ने यह कॉलोनी सिर्फ चर्च के सेवा में लगे लोगों के लिए बनाई। सुनकर आश्चर्य हुआ कि इस कॉलोनी में खासकर रेस्ट हाउस जिसमें मैं रहूँगा, वहाँ रहने के कुछ सख्त नियम हैं। स्वच्छता, मांसाहार निषेध, सात्विक विचार, पारलौकिक क्रियाओं की मनाही, किसी भी प्रकार की यौन क्रियाओं की मनाही, नृत्य या तेज संगीत की मनाही, और सबसे आखिरी में सबसे अजीब नियम, किसी भी तरह का खून इस इमारत में लाने की मनाही। आकाश ने इतना पढ़ने के साथ ही डायरी को बंद किया। उसके मन में बस यही घूमने लगा कि आखिर एक घर में इस तरह के नियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसने फिर से डायरी खोली और पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। ये तो अच्छा है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, वरना इतने सारे नियमों का पालन करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन ये खून वाली बात मेरे अभी भी समझ में नहीं आई। मैं फादर फिलिप को खत लिखकर उनसे प्रश्न करूँगा। मैंने फादर फिलिप को प्रश्न किया है पत्र लिखकर। इन सारे नियमों के पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए। मैंने शांतिराम से कहकर भागवत गीता का इंग्लिश वर्जन मंगा लिया है। सुना है भारत में इस बुक को गॉड की तरह पूजा जाता है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या है इस बुक में। 15 दिन हो चुके हैं उस पत्र को लिखे हुए, पर अभी भी फादर का कोई जवाब नहीं आया। आज शांतिराम की जगह उसकी बेटी आशा घर पर आई है काम करने के लिए। शांतिराम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आशा का चेहरा बहुत मासूम है। उससे बातें करके पता चला कि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया। बहुत साफ रंग है आशा का, उसके गुलाबी होंठ, और उसकी आवाज़ बिल्कुल संगीत की देवी सी है। हालांकि एक प्रीस्ट होने के नाते मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, पर उसकी सुंदरता के आगे विवश हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आशा कल सुबह फिर से आएगी। आज की सुबह बहुत सुहानी थी। शाम होने वाली है और आशा या शांतिराम आज घर पर नहीं आए। मैं कल सुबह उनके घर जाकर पता करूँगा। अगली सुबह मैं शांतिराम के घर पहुंचा तो बहुत भीड़ थी। मैंने थोड़ा देखने की कोशिश करी तो दिखा वहाँ शांतिराम का मृत शरीर पड़ा हुआ है और आशा वहाँ खड़े होकर के रो रही है। कुछ लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि आशा शांतिराम की इकलौती लड़की है और भारतीय मान्यता के अनुसार किसी करीबी मर्द या उसके पुत्र को भी अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। औरतें ये काम नहीं कर सकती। शांतिराम का कोई भी नहीं था, इसलिए आशा उनके अंतिम संस्कार की जिद कर रही थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और लोगों को समझाने की कोशिश करी। तभी भीड़ से आवाज़ आई, अरे ओ पादरी साहब, यहाँ शरीर को जलाना है, दफनाना नहीं। आपका यहाँ कोई काम नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जब मैं नहीं माना तो किसी ने मेरी पीठ पर एक जोर का मुक्का मारा और मैं ज़मीन पर गिर गया। तभी आशा जोर से चीखी, अरे पागल वागल हो क्या? संत को कोई मारता है क्या? भीड़ से आवाज़ आई, संत नहीं पादरी है ये। तभी मैंने तेज़ आवाज़ के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू किया और सभी ने मेरे हाथ जोड़ लिए। फिर मेरे समझाने पर सभी ने आशा को अंतिम संस्कार करने दिया। सारे क्रियाकर्म के बाद आशा ने मुझसे कहा कि वो कभी अकेली नहीं रही। आज रात मैं उसके ही घर पर रुक जाऊँ, और मैं आशा को मना नहीं कर पाया। रात काफ़ी हो चुकी थी, हम दोनों ही सो रहे थे। तभी आशा जोर से चीखी। मैंने उसे शांत कराकर दोबारा सुलाया। मैंने सोचा आशा को इस हाल में अकेला छोड़ना सही नहीं है और मैं उसे अगली सुबह अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद हम दोनों मार्केट सब्जी खरीदने के लिए गए। तभी किसी की आवाज़ आई, अरे अरे वो देखो पादरी की रखायल। मैं चाहता तो उसे शांत करा सकता था, पर इससे अफवाहों को नहीं रोका जा सकता था। मैंने सोच लिया है कि मुझे आखिर करना क्या है। तो आखिर फादर कौन सा कड़ा कदम उठाने वाले हैं और कैसे रोकेंगे वो इन अफवाहों को फैलने से? और आखिर क्या नाता है फादर, आशा और उस शैतान का? जानते हैं अगले एपिसोड में।